हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपना वीडियो जो है अगले चैप्टर का देखने जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां एवं विकास। चैप्टर 12 ये आखिरी चैप्टर है आपकी सेकंड बुक का, इंडियन पॉलिटिक्स एंड ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो अब वर्तमान समय में किस तरीके से भारतीय राजनीति के अंदर नई प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है और कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो राजनीति को निर्धारित कर रहे हैं, यह सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो देखिए इसका कंटेंट देखते हैं। इसके कंटेंट में जो टॉपिक शामिल किए गए हैं वो एरा ऑफ कोएलिशन, नेशनल फ्रंट एंड यूनाइटेड फ्रंट यानी गठबंधन का युग, राष्ट्रीय मोर्चा तथा संयुक्त मोर्चे की सरकारें, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी यूपीए गवर्नमेंट 1 एंड 2 और एनडीए गवर्नमेंट 1, 2, 3 और 4, और उसके बाद इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। इन मुद्दों को इस चैप्टर के अध्ययन में शामिल किया गया है, तो ये सभी हम इसमें देखेंगे। तो आज हम गठबंधन का युग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। गठबंधन का युग और राष्ट्रीय मोर्चा तथा संयुक्त मोर्चे की सरकारें, इस चीज का अध्ययन हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। हम इसमें यूपीए 1 और 2 और एनडीए 1, 2, 3, 4 को भी स्टडी करेंगे। तो बच्चों एक बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो गठबंधन का युग ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने देख लिया था कि कब गठबंधन की सरकारें जो है वो बननी शुरू हुई और किस तरीके से जो गठबंधन है वो भारत के अंदर किस तरीके से उन्होंने अस्थायी गवर्नमेंट दी। ये हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर 5 के अंदर, जो सेकंड बुक का चैप्टर है, जिसमें हमने 1990 का दशक जो था उसके अंदर अस्थिर सरकारों के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने गठबंधन का युग पूरी तरीके से देखा था। अब हम इसको एक तरीके से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए फिर से उस गठबंधन के युग की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है कि गठबंधन का मतलब क्या होता है। गठबंधन के लिए अंग्रेजी शब्द कोएलिशन लैटिन से लिया गया एक शब्द है, जिसका अर्थ है साथ चलना या बढ़ना। इस व्याख्या के मुताबिक कोलिएशन का अर्थ किसी एक निकाय या गठबंधन में बंधना या एकजुट होना होता है। इससे पता लगता है कि विभिन्न अंग या निकाय मिलकर कोई एक संस्था बना रहे हैं। राजनीतिक अर्थ में इसका इस्तेमाल राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए विभिन्न राजनीतिक समूहों के बीच बने अस्थायी गठबंधन के लिए किया जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में प्रोफेसर ओग ने कहा है, गठबंधन ऐसी सहकारी व्यवस्था है जिसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियां या ऐसी पार्टियों के सभी सदस्य सरकार बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। यानी अलग अलग विचारधाराओं के लोग मिलकर जब एक साथ आ जाते हैं और सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। अब देखिए राजनीतिक गठबंधन दो प्रकार के होते हैं। पहला गठबंधन चुनाव पूर्व किए गए दलीय गठबंधन, यानी चुनाव से पहले जब गठबंधन बनता है। ये बात भी मैंने आपको एक बार ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर की थी कि अब जो गठबंधन बन रहे हैं वो चुनाव से पहले के गठबंधन है। और दूसरा गठबंधन जो चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए, जो 90 के दशक में जो गठबंधन बन रहे थे वो चुनाव के बाद बन रहे थे। यानी चुनाव का रिजल्ट जब आया, हंग पार्लियामेंट जिसको कहा जाता है, यानी ऐसी पार्लियामेंट का निर्माण हुआ जिसमें किसी को बहुमत नहीं मिला, तो वो बाद में दल एक हो जाते हैं और कि हम सब मिलकर हम इसको सपोर्ट दे रहे हैं, इसको मिलकर हम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो वो चुनाव के बाद किए गए गठबंधन है। और जो आज चल रहा है, अब जो गठबंधन चल रहे हैं वो चुनाव से पहले ही गठजोड़ कर लिया जाता है। और मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें सीटों के बंटवारे की गणित जो है वो सामने आती है, जिसमें सीटों का बंटवारा उस हिसाब से किया जाता है कि पहले जब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो एक दूसरे के सामने अपने प्रतिद्वंदी भी खड़े नहीं करते हैं। उल्लेखनीय है कि चुनाव पूर्व किए गए गठबंधन अधिक स्थायी है तथा तुलनात्मक दृष्टि से ऐसे गठबंधनों की सरकार भी स्थायी है। यानी चुनाव से पहले जब गठबंधन हो जाता है तो वो गवर्नमेंट ज़्यादा सही लंबे समय तक टिकती है। जब चुनाव के बाद जब गठबंधन हुए भारत के अंदर तो वो सरकारें स्थायी नहीं बन पाई। पुनः गठबंधन सरकार की स्थिरता, शामिल दलों की नीतियों कार्यक्रमों में आपसी तालमेल,
व समन्वय पर निर्भर करती है। इसके लिए गठबंधन सरकार में शामिल दलों द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम जैसे उपाय किए जाते हैं, यानी पहले ही वो एक अपना कार्यक्रम डिसाइड कर लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, और सब एक दूसरे के कुछ कुछ मुद्दों पर एकमत हो जाते हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में गठबंधन में शामिल सभी दल कतिपय नीतियों व कार्यक्रमों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं तथा सरकार द्वारा ऐसी ही नीतियों व कार्यक्रमों को लागू किया जाता है, यानी वो एक दूसरे के सभी जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। 1989 के चुनाव तथा राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, इसमें देखिए 1989 में 9वीं लोकसभा के चुनावों में मुख्य मुद्दा कांग्रेस की केंद्र सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार था। चुनाव के बाद विपक्षी दलों की गठबंधन सरकार बनी। इस गठबंधन को राष्ट्रीय मोर्चे के नाम से जाना जाता है। ये चुनाव के बाद बनी थी। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से जनता दल, कांग्रेस, एस, तेलुगु देशम और असम की क्षेत्रीय पार्टियां, असम गण परिषद आदि शामिल थे। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। वे 1988 में गठित जनता दल के अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट 1991 के चुनाव तथा कांग्रेस की सरकार। देखो 2 साल चली केवल वो गवर्नमेंट, और ज़्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाई, अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई। यद्यपि इन चुनावों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन नरसिम्हा राव के नेतृत्व में 1991 में नई कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तथा इस सरकार ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। अब यहाँ पर देखो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पर कांग्रेस को अच्छे वोट मिल गए थे, और ये वो टाइम था जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो थोड़ा सा एक सहानुभूति का फैक्टर था और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। यद्यपि ये तकनीकी दौर पर गठबंधन सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत के अभाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर निर्भर थी, यानी 2-3 दलों का समर्थन ऐसा था जो अगर वो अपना समर्थन हटा लेते तो सरकार गिर भी सकती थी। परंतु चूंकि कांग्रेस के पास अच्छी सीटें थी, इसीलिए ये 5 साल तक ये सरकार चल गई। उसके बाद 1996 के चुनाव में संयुक्त मोर्चे की सरकार। ठीक है, संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ। 1996 में 11वीं लोकसभा चुनावों में पुनः ऐसी स्थिति बनी कि किसी भी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इन चुनावों में कांग्रेस को मात्र 140 सीटों पर विजय हासिल हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें 16 मई 1996 को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध न कर पाने के कारण 13 दिन बाद ही 1 जून 1996 को उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। इसके बाद 1 जून 1996 को केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार का गठन किया गया तथा कर्नाटक में के नेता एच डी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यद्यपि संयुक्त मोर्चे को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने बाहरी समर्थन से यह सरकार 11 महीने तक चली। कांग्रेस का समर्थन वापस लेने के साथ ही 21 अप्रैल 1997 को यह सरकार गिर गई, लेकिन पुनः कांग्रेस के बाहरी समर्थन से आई के गुजराल के नेतृत्व में दूसरी संयुक्त मोर्चे की सरकार का गठन हुआ। तो ये राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चे की सरकारों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। अब देखिए इसके बाद सरकार में आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने, लेकिन शीघ्र ही राजीव गांधी की हत्या की जांच कर रहे जैन आयोग की रिपोर्ट में यह पता चला कि संयुक्त मोर्चे में शामिल तमिलनाडु की डीएमके पार्टी भी इस हत्या में लिट्टे के साथ संलिप्त थी। अतः कांग्रेस द्वारा यह मांग की गई कि गुजराल सरकार से डीएमके के मंत्रियों को हटा दिया जाए, लेकिन संयुक्त मोर्चे की सरकार ने कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार नहीं किया तथा कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी और परिणामतः संयुक्त मोर्चे की सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन वे 18 मार्च 1998 तक देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे, यानी संयुक्त मोर्चा की गवर्नमेंट जो है वो भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। अब फिर से इलेक्शन आ गए। अब देखिए 1998 में लोकसभा चुनाव तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार। अब यहाँ पर क्या आ गया है, एनडीए 1 गवर्नमेंट का अब जिक्र आ रहा है। तो 1998 में 12वीं लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कई पार्टियों को मिलाकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका पूरा नाम याद रखिए, और इसी की अभी गवर्नमेंट चल रही है, और जो अभी चल रही है वो 4th है।
मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से ध्यान कर लें। ये पहला 1998 में एनडीए की फर्स्ट गवर्नमेंट 13 महीने चली, उसके बाद पूरा एक कार्यकाल किया। दोनों में एनडीए 1 और 2 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे थे, और उसके बाद 2014 में फिर से एनडीए गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे 3 में, और 19 के अंदर चौथी एनडीए गवर्नमेंट चल रही है जिसमें भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। आशा करती हूँ आप लोग ये याद रखेंगे अच्छी तरह से। 1998 के चुनावों में इस गठबंधन को बहुमत तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई। अतः गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को 19 मार्च 1998 को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन यह सरकार 13 महीने चल पाई, क्योंकि गठबंधन में शामिल तमिलनाडु की एआईडीएमके पार्टी ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की सरकार गिर गई तथा लोकसभा को भंग कर दिया गया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अगले चुनाव तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते रहे। ठीक है ना। तो 13 महीने ये गवर्नमेंट चली थी एनडीए 1 की। फिर 1999 में के चुनाव तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत। अब इसको गठबंधन को पूरा बहुमत मिला। 13वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न कराए गए। इन चुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तथा 13 अक्टूबर 1999 को इसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी को पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, और इस सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और सही अर्थों में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली यह केंद्र की पहली गठबंधन सरकार थी, यानी जो गठबंधन से बनी और उसके बाद 5 साल पूरे कर पाई। ठीक है। तो ये एनडीए 2 गवर्नमेंट थी। पहले में 13 महीने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, फिर पूरा कार्यकाल करा एनडीए 2 गवर्नमेंट में, जिसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। अब इसके बाद क्या आ गया? इसके बाद 2004 में यूपीए, 2004 के अंदर लोकसभा चुनाव तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार, जो कांग्रेस समर्थन के नेतृत्व के अंदर गठबंधन है। मई 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में गठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। कांग्रेस के नेता मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस गठबंधन में 15 दल शामिल थे, जिसमें कांग्रेस के अतिरिक्त मुख्य दल थे राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्यादि। इस सरकार की एक खास बात यह थी कि इसे बाहर से दोनों वामपंथी दलों मार्क्सवादी पार्टी तथा भारतीय साम्यवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त था। तो यूपी हो गई, और फिर उसके बाद 2009 में चुनाव हुए। पुनः संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार, फिर से यूपीए 2। मई 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में कांग्रेस को व्यक्तिगत तौर पर तो केवल 205 सीटें मिली, लेकिन उसके नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को केवल 116 सीटें प्राप्त हुई। परिणामतः मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पुनः 22 मई 2009 को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार का गठन किया गया। इस गठबंधन की सरकार ने भी अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2014 एवं 2019, यानी एनडीए 3 और एनडीए 4। 16वीं लोकसभा के लिए अप्रैल मई 2014 में चुनाव हुए। भाजपा और उसके सहयोगी दल वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने यह चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा। इन चुनावों में भाजपा ने 282 स्थानों पर विजय प्राप्त की, जबकि इसके सहयोगी दलों को 54 स्थान मिले। 2014 का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए 3 के नाम से संबोधित किया गया, तथा यह गठबंधन अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से बहुत ज्यादा अलग था। और अलग क्यों था? क्योंकि इसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला हुआ था, फिर भी यह गठबंधन सरकार कहलाई। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के बाद भी यह सरकार अधिशेष बहुमत वाले गठबंधन के नाम से जानी जाती है। ठीक है। और उसके बाद एनडीए 4, 17वीं लोकसभा के लिए, ये जो पिछले साल 2019 में चुनाव हुए हैं उसमें एनडीए 4 की गवर्नमेंट आई है। आप इससे बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। वो 17वीं लोकसभा के चुनाव कहलाते हैं। इसके आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 543 में से 350 से भी ज्यादा सीटें जीती, तथा यह गठबंधन केंद्र में सत्तारूढ़ हुआ।
इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 303 सीटों पर जीत हासिल हुई। और ये बात मैंने कई बार आपको रिपीट की है कि हमारे देश में जो जादुई आंकड़ा है वो है 272, यानी 272 सीटें जिसे मिलती है वो गवर्नमेंट बना सकता है। तो ये देखिए भाजपा की जो सीटें हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं, फिर भी ये गठबंधन सरकार है, वो अपने साथी दलों को साथ लेकर चल रहे हैं। वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सफलता के आधार पर समाज वैज्ञानिकों ने इसे बीजेपी प्रणाली समसामयिक दलीय प्रणाली के समान तुलना करना आरंभ कर दिया है। अब ये बीजेपी प्रणाली कहला रही है। इनका देखिए आप यूँ कह सकते हैं कि जब पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला हुआ है तो गठबंधन की क्या जरूरत है, पर यहाँ पर ये इनकी दूरदर्शिता है। ये क्यों है? ये राज्यों के अंदर भी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। जब ये केंद्र के अंदर उन दलों को जगह देंगे तो इनको जगह राज्यों की गवर्नमेंट में मिलेगी। समझ रहे हैं? राजनीति को थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से समझिए। केंद्र के अंदर पूर्ण बहुमत होते हुए भी इन्होंने क्षेत्रीय दलों को इम्पोर्टेंस इसलिए दे रखी है और अपने गठबंधन में शामिल किया हुआ है, जिससे कि ये राज्यों में जब चुनाव लड़े तो ये इसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और वहां पर भी सत्ता में कायम रहे। तो ये बीजेपी प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गठबंधन का युग और गठबंधन सरकारों का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हमारे विकास के मुद्दे और नई जो सरकार है उनमें किस तरीके से गवर्नेंस को इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, तब तक आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।